आज अर्थशास्त्र में इकाई 4 पार्ट 6 के अंतर्गत बाजार के रूप के बारे में पढ़ेंगे। बाजार का रूप या बाजार का ढांचा मुख्य रूप से प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार की मुख्य रूप से 3 स्थितियां होती है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसे कहते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता हो तथा सभी एक ही प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय करते हों, सभी में एक दूसरे के साथ निकट का संबंध हो तथा सभी स्वतंत्रता पूर्वक परस्पर क्रय विक्रय करते हो, उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दशाएं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना अनिवार्य है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में पहला है क्रेता एवं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता या दशा यह है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में न हो। जब बाजार में बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं तो प्रत्येक विक्रेता कुल विक्रय मात्रा के इतने कम भाग का विक्रय करता है कि अपनी विक्रय मात्रा में वृद्धि या कमी करके वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी तरह व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की कुल मात्रा का इतना कम भाग खरीदता है कि वह इसमें कमी या वृद्धि करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता है वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता या एक समानता होना आवश्यक है। उत्पादन में समरूपता इस अर्थ में होती है कि क्रेता के विचार से विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि क्रेता दूसरे विक्रेता से वस्तुएं खरीद लेंगे। इसलिए उत्पादित सभी इकाइयां एक समान होती है। इनके आकार, रूप, रंग, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता की तीसरी विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चौथा है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता। पांचवा है उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों को एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। इसलिए उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। छठवां है विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एवं क्रेता एक दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि इनमें विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। सातवां है समान मूल्य नीति।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादक समान मूल्य नीति का पालन करते हैं, अर्थात वे सभी अपनी वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचते हैं। नंबर 8, प्रतिबंधों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में किसी भी प्रकार के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, अर्थात क्रेता और विक्रेता पर वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कीमत निर्धारण के संबंध में भी किसी प्रकार के प्रतिबंध वांछित नहीं समझे जाते। तो ये थी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता या दशाएं। इसके बाद हम देखते हैं, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक दशा है, क्योंकि इसे निम्न बातों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं का बड़ी संख्या में न होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी दशा है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन व्यवहारिक जगत में यह बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के उत्पादक सीमित होते हैं जबकि उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा है, वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। प्रायः हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे सब वस्तुएं आकार, प्रकार तथा गुणों में एक दूसरे के समान नहीं होती है। तीसरा है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन न होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती है कि कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा उद्योग से बहिर्गमन कर सकती है, लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं होता है। चौथा है, बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, लेकिन व्यवहारिक जगत में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कौन सी वस्तु कहाँ तथा किस कीमत में बेची या खरीदी जा सकती है। पांचवा है, उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतः गतिशील होना। उत्पत्ति के साधन पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण गतिशील होते हैं, यह मान्यता भी गलत है। इसके बाद हम देखेंगे अगला, अपूर्ण प्रतियोगिता। सबसे पहले देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें या तो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होती, या उनकी वस्तु एक रूप नहीं होती, या उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऐसी प्रत्येक दशा में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच की अवस्था को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है, अल्प संख्या में विक्रेता। अपूर्ण प्रतियोगिता इसलिए पाई जाती है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। चूँकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म होता है। दूसरा कारण है वस्तु के गुण में अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के गुण में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है। विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तु में काल्पनिक भिन्नता की जाती है। उत्पादक विभिन्न प्रकार के व्यापार चिन्हों और नामों का प्रयोग करके अंतर करते रहते हैं। तीसरा है मूल्य में अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान गुण वाली वस्तुओं के मूल्य में प्रायः अंतर पाया जाता है।
विज्ञापन और प्रचार के द्वारा उत्पादन एवं विक्रेतागण अधिक से अधिक क्रेताओं को आकर्षित करके मूल्य में अंतर करने में सफल हो जाते हैं। चौथा कारण है विज्ञापन। अपूर्ण प्रतियोगिता का एक मुख्य अंग विज्ञापन तथा प्रचार है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिए उत्पादक और विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार कर वस्तु की बिक्री में वृद्धि करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता वाली संस्थाओं के द्वारा विज्ञापन पर भारी मात्रा में व्यय किया जाता है। पांचवा है परिवहन लागत। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होने के कारणों में परिवहन लागत भी है। किसी वस्तु की अधिक परिवहन लागत होने से अन्य प्रतियोगी विक्रेता बाजार में नहीं आ पाते तथा विक्रेता उस क्षेत्र में एकाधिकार के समान स्थिति प्राप्त कर लेता है तथा ऊंची कीमतें वसूल करता है। छठवां है क्रेताओं की अज्ञानता। अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होने के कारणों में विक्रेताओं की अज्ञानता भी है। अपूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न क्रेताओं द्वारा लगभग समान वस्तुओं के लिए अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रेताओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कोई वस्तु विभिन्न स्थानों पर किस मूल्य में बेची जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहता कि यही वस्तु अन्य विक्रेता से सस्ती मिल सकती है। तो ये थे अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण। इसके बाद हम देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप। अपूर्ण प्रतियोगिता का व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बाजार की निम्नलिखित श्रेणियां रखी जा सकती है। पहला है द्वैधिकार। द्वैधिकार से आशय बाजार की ऐसी स्थिति से होता है जिसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं। द्वैधिकार का अर्थ होता है जिसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं, दोनों विक्रेताओं की वस्तु के एक ही रूप होते हैं और दोनों समान मूल्य नीति का पालन करते हैं। यदि इनमें से कोई भी विक्रेता अपनी मूल्य नीति में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी अवश्य पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं द्वैधिकार बाजार की विशेषताएं। पहला है यह एक ऐसी दशा का द्योतक है जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं। दूसरा, दोनों उत्पादक लगभग एक समान वस्तु का विक्रय करते हैं। तीसरा, दोनों ही अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं तथा दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। चौथा, दोनों के द्वारा प्रायः समान मूल्य नीति का पालन किया जाता है। और पांचवा, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नीति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो ये थी द्वैधिकार की विशेषताएं। उसके बाद हम देखेंगे अगला अल्पाधिकार।